नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल्स देख लेते हैं। आज का जो पहला आर्टिकल है ये है पितृत्व अवकाश, जिसे हम पैटर्निटी लीव कहते हैं, उसके बारे में। जैसे कि आपको पता है भारत और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज होने वाली है और इसी सीरीज के बीच में हमारे जो कैप्टन है विराट कोहली, उन्हें लीव मिल गई है, पैटर्निटी लीव मिल गई है पीसीसीआई की तरफ से। तो यहाँ पर जो एक डिबेट आ जाता है वो ये है कि भारत में पैटर्निटी लीव के प्रावधान आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, ये समय की आवश्यकता है कि नहीं है, इसके बारे में हम एक चर्चा करेंगे। दूसरा जो हमारा आर्टिकल है ये है लक्ष्मी विलास बैंक के बारे में। तो जैसे हमने पिछले दिनों में पीएमसी का सुना होगा, यस बैंक का सुना होगा, अब ये जो क्राइसिस की स्थिति है ये एक और प्राइवेट बैंक पे आ गई है जो कि है लक्ष्मी विलास बैंक। तो इसके बारे में पूरा बात करेंगे, जो मोरेटोरियम लगा है उसके बारे में बात करेंगे और क्या कारण है जिसके कारण ऐसे स्थिति हमें देखने के लिए, बैंकिंग क्राइसिस हमको देखने को मिल रहे हैं। तीसरा आर्टिकल जो हमारा है ये है डीम्ड फॉरेस्ट के संबंध में। कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक निर्णय लिया है कि वो फॉरेस्ट जो है उसे डी नोटिफाई कर देंगे, तो उस पर और जो दूसरी गतिविधियां है वो हो सकती है। इसके संबंध में जो पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट थी, अभी वहां पे बीजेपी गवर्नमेंट थी, जो पिछली प्रीवियस गवर्नमेंट है उन्होंने इसको इनिशिएट करा था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना क्या निर्णय दिया है हम वो भी जानेंगे इस आर्टिकल में। अंत में हमारा न्यूज एंड फ्लैश है जिनमें हम महत्वपूर्ण समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ूं उससे पहले लॉ सीखो कि ये कुछ कोर्सेज और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज, जो कि हमारी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए है। उसके अलावा ये और कुछ कोर्सेज हैं, सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो आज का हमारा एमसीक्यू देख लेते हैं। वो यह है कि नागोर्नो काराबाख ये जो रीजन है निम्न में से किस देश के बीच में कॉन्फ्लिक्टेड एरिया माना जाता है। आपका ऑप्शन ए है तुर्की और रूस, ऑप्शन बी है इजराइल और पैलेस्टाइन, ऑप्शन सी है अर्मेनिया और अजरबैजान, या ऑप्शन डी बेलारूस और यूक्रेन। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। काफ़ी अच्छा लगता है जब आप लोग अपने एमसीक्यू के आंसर अपने कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, तो थोड़ा वीडियो 2 सेकंड के लिए पॉज करके आंसर ज़रूर लिखिए। उसके बाद में आता है हमारा वर्णनात्मक प्रश्न। तो आज का हमारा वर्णनात्मक प्रश्न ये है कि पितृत्व अवकाश जो कि पैटर्निटी लीव होता है एक उभरती हुई अवधारणा है जहां बच्चे के पालन पोषण को साझा जिम्मेदारी के रूप में देखा जाता है। क्या भारत को पैटर्निटी लीव शुरू करनी चाहिए? लैंगिक समानता के लिए पैटर्निटी लीव के महत्व पर एक चर्चा करें। आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। देखिए अगर आप आपका उत्तर जो है वो 250 शब्दों में नहीं भी लिख पा रहे हैं, तो अगर आप पॉइंटर भी मेंशन करते तो कम से कम जो हमारा राइटिंग का प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट हो पाएगा। तो चलिए जो पहला आर्टिकल है पितृत्व अवकाश पैटर्निटी लीव के बारे में, उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये समाचार में कैसे आया, तो इंडियन क्रिकेट टीम के जो कैप्टन है विराट कोहली, इन्हें पैटर्निटी लीव मिल गई है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ में अभी हमारी सीरीज होने वाली है, तो इस सीरीज के बीच में ही उन्हें पैटर्निटी लीव मिली है। उसके साथ में 4 साल पहले भी पैटर्निटी लीव की बात हुई थी। उस वक्त जो हमारी महिला और बाल विकास मंत्री थी, उनका ये कहना था कि अगर हम इसको अभी लाते हैं तो पुरुष इसको एज अ अवकाश, एज अ हॉलीडे के रूप में ही स्पेंड करेंगे, क्योंकि जो सारी जिम्मेदारी होती है वो महिला ही संभालती है, वो घर की स्त्री ही संभालती है। तो पैटर्निटी लीव राइटर बताते हैं कि आज के समय में जरूरी क्यों है। तो एक आंकड़ा दिया है एनएसएसओ का। उन्होंने ये बताया है कि इंडियन वुमेन स्पेंड 4 आवर्स मोर ऑन अनपेड वर्क देन मैन। तो अनपेड वर्क की बात करें तो पुरुषों के कंपैरिजन में, अनुपात में महिलाएं 4 घंटे ज्यादा प्रतिदिन व्यतीत करती है हाउस होल्ड अनपेड वर्क में। उसके साथ में अगर आप पैटर्निटी लीव देते हैं तो ये आपकी पेरेंटिंग को एक्नॉलेज करेगा। उसके साथ में जो बच्चा है वो सिर्फ महिला का नहीं है, ये दोनों जो महिला पुरुष है इनका रहता है, दंपति का रहता है। तो इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जवाबदेही है, वो यहाँ से बनेगी दोनों ही महिला और पुरुष की। उसके साथ में इस महामारी के दौर में वुमेन
को बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया है। जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए तो समस्या और बढ़ गई है, क्योंकि घर का काम भी देखना पड़ता है आपको, क्योंकि आप 24/7 घर पे भी हो, और साथ में ऑफिस का भी काम देखना पड़ता है, क्योंकि पहले ऑफिस के काम हमारे 8 आवर्स 9 आवर्स 10 आवर्स तक रिस्ट्रिक्टेड रहते थे। लेकिन अब ये जो आवर्स है ये एक्सटेंडेड है, आपके सुबह से काम शुरू होता है, रात तक रहता है। तो ये दोनों जिम्मेदारी जो है इससे महिलाएं ओवरबर्डन हो गई है। और कई जगह ऐसा देखने को मिला है कि ये घर के हाउस होल्ड काम के कारण वो अपना ऑफिस का काम अच्छे से नहीं संभाल पा रही है, उसके लिए ऑफिस से भी उन्हें कहीं कहीं गिव अप करना पड़ रहा है। उसके साथ में एक जो हमारी हायरार्की बनी हुई है, जिसमें पुरुषों को मजबूत रहना है, महिलाओं को मातृत्व का पालन करना है, उनका नेचर सॉफ्ट होता है, तो ये पूरी जो अवधारणा बनी हुई है, इसको भी कहीं ना कहीं अगर हमको ख़त्म करना है तो हमको यहाँ पे पैटर्निटी लीव लाने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे ये इम्प्लाइड होगा, ये एक्नॉलेज होगा कि पुरुषों की भी जिम्मेदारी है। तो बच्चे को अगर संभालने की बात रहती तो ये सिर्फ महिला का जॉब नहीं है, ये केवल घर की स्त्री का जॉब नहीं है, केवल माँ का जॉब नहीं है, ये जिम्मेदारी पुरुष की भी है, बच्चे के पिता की भी है। उसके साथ में अगर ये होता है तो इसके साथ में ये विन विन सिचुएशन होंगी, महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी, क्योंकि महिलाओं पर जितनी आज वो ओवरबर्डन है वो बर्डन जरूर कम होगा। उसके साथ में आज ये देखने को मिलता है कि भारत में जो पिता और बच्चे के बीच के संबंध उतने अच्छे नहीं होते जितने माता और बच्चों के बीच के होते हैं। तो यहाँ पर पुरुषों को भी अपनी जो प्रेम भावना है वो भी अपने बच्चों से दिखाने को मिलेगी, उनके संबंध भी अच्छे होंगे, और जो एक हमारा जनरेशन गैप आता है वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये पहले से ही एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे। तो पैटर्निटी लीव की क्या स्थिति है भारत में वो देख लेते हैं। सेंट्रल सिविल सर्विस लीव रूल्स 1999 के रूल 551A के अनुसार 15 डेज का लीव मिल सकता है बिफोर एंड विद इन 6 मंथ का, जब बच्चों का गर्भधारण रहता है उस वक्त। उसके साथ में प्राइवेट स्कूल्स में भी मिल सकता है, ये अलाउ किया गया है दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा चंद्र मोहन जैन वर्सेस NK बगरोदिया पब्लिक स्कूल के द्वारा। तो यहाँ पर केस लगा था कि यहाँ पे पुरुषों को मैटरनिटी लीव नहीं मिल सकती कि नहीं मिल सकती। यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत प्रोग्रेसिव जजमेंट देते हुए कहा है कि हाँ, पुरुष पैटर्निटी लीव के लिए काबिल है और उन्हें मिलनी चाहिए। उसके साथ में कुछ फॉरेन प्राइवेट कंपनीज हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, ये 12 वीक्स का लीव देता है पैटर्निटी लीव। फेसबुक जो है वो 17 वीक्स का देता है। स्टारबक्स जो है, जो कि टाटा का ही प्रोडक्ट है, टाटा का ही एक उपक्रम है, वो 12 वीक्स की पैटर्निटी नेतृत्व अवकाश देता है। उसके साथ में इंडियन प्राइवेट कंपनीज जो है उन्होंने भी ये इनिशिएटिव लेना चालू कर दिया है। इन्फोसिस में, जो कि एक आईटी कंपनी है, लीडिंग आईटी कंपनी, यहाँ पे 5 डे का अवकाश मिलता है, 5 दिनों की छुट्टी। और TCS जो है वो 15 दिनों की पैटर्निटी लीव देता है। उसके अलावा पैटर्निटी बेनिफिट बिल 2017 लाया गया था। महाराष्ट्र के एक MP है, सांसद है राजीव सातव के द्वारा, उनके द्वारा ये बिल लाया गया था, जिसमें बात की गई थी कि 15 दिवस की पैटर्निटी लीव पुरुषों को मिलनी चाहिए। लेकिन जैसे ये उस वक्त उतना मेजॉरिटी नहीं मिल पाया और ये बिल लैप्स हो गया। तो चलिए, जो दूसरा हमारा आर्टिकल है ये है बैंकों के बारे में। तो पिछले कुछ समय में हमने देखा कि यस बैंक की समस्या रही है, PMC बैंक की समस्या रही है, और अभी लक्ष्मी विलास बैंक जो है इस पे भी RBI के ने एक मोरेटोरियम लगा दिया है। तो यहाँ पर साथ में RBI ने एक मर्जर का जो स्कीम है DBS बैंक ऑफ इंडिया के साथ में भी एक मर्जर ब्रांच तैयार करा है। तो प्रीवियसली सबसे पहली ये जो सारी स्थिति शुरू होती है, कहीं ना कहीं इसमें IL&FS जो पूरी संस्था है, इसका रोल बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि इसके कोलैप्स के बाद में ही हमें पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक जो है उसकी ये स्थिति देखने को मिली। DHFL की हालत काफ़ी ख़राब हो गई और फिर यस बैंक को भी बेल आउट करने की ज़रूरत पड़ी। तो लक्ष्मी विलास बैंक का पूरा केस क्या है वो जान लेते हैं। मोरेटोरियम क्यों लगाया गया है RBI के द्वारा इस पर, वो भी देख लेते हैं। तो बैंक का जो नेटवर्थ है वो पिछले 3 सालों से काफ़ी ज़्यादा गिरते जा रहा था। ठीक है, जो उसकी स्थिति थी, यहाँ पर ऐसा भी नहीं था कि आपका प्रॉफिट लॉस शो हो रहा है, यहाँ पे एक स्टेडी कंटिन्यूसली एक लॉस हमें देखने को मिल रहा था। तो जो अगर हम नेट लॉस की बात करें तो सितंबर क्वार्टर की अगर हम बात करते हैं, 2020 का जो सितंबर क्वार्टर था, इसमें 397 करोड़ का लॉस हुआ। उसके साथ में 1/4 एडवांसेस हैव टर्न्ड बैड। NPA जो है,
नॉन परफॉर्मिंग असेट की जो समस्या है ये 25.4% तक पहुंच गई। आज अगर किसी कंपनी की 3 से 4% भी एनपीए ज़्यादा होता है तो ये अलार्मिंग स्थिति हो जाती है उस कंपनी के लिए, उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए। और इनका तो 25% से भी कहीं ज़्यादा ऊपर चला गया। उसके साथ में कई टाइम से ये कोशिश कर रहे हैं कि इनको कहीं से फंड्स मिल जाए, लेकिन उसके लिए भी वो कहीं से भी एडिक्वेट फंड नहीं रेज कर पाए हैं। ये आरबीआई के पास में भी गए थे कि हमारे बैंक को फंड्स की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पर आरबीआई भी इनकी समय पे इतनी मदद नहीं कर पाया फंड रेज करने में। उसके अलावा यहाँ पे एक लिक्विडिटी की भी समस्या हो गई है, क्योंकि जब तक आपके पास में लिक्विडिटी नहीं होगी ना, आप पैसे दे नहीं सकते, आप लेंडिंग कर नहीं सकते, क्योंकि आपका बिजनेस ही है कि आप पैसा लो और दो। यहाँ पे आपके पास में फंड्स नहीं आ रहे हैं, ऑलरेडी एक्सिस्टिंग मनी है जो एनपीए में बदल गया है, बैड लोन्स में बदल गया है, और नया पैसा आपके पास में नहीं आ रहा है। इसलिए लिक्विडिटी की एक समस्या बड़ी इसमें हो गई है। उसके साथ में इनका जो गवर्नेंस है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो समस्या है वो भी बहुत बड़ी है कि अच्छे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ पर नहीं है, जिसके कारण भी एक ये पूरा इशू बनता हुआ दिखा है। उसके साथ में एनपीएस इन बैंकिंग सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज अमिड पेंडेमिक। तो पेंडेमिक के इस दौर में सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है उनकी स्थिति काफ़ी खराब हुई। तो यहाँ पर यह अंदाजा लगाया है कि जो अगला क्वार्टर आएगा उसमें भी एनपीए जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे। तो अगर अभी ये स्टेप नहीं उठाया जाता आरबीआई के द्वारा तो एनपीए जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकता था। तो यहाँ पर मेजर इशू क्या प्राइवेट बैंक्स के द्वारा खासकर क्या फेस करे जाते हैं, तो उसमें ये है कि जो इन बैंकों के प्रमोटर होते हैं अब उनका इतना स्ट्रांग इसमें प्रेजेंस नहीं बचा हुआ है। उदाहरण के लिए दिया है कि साउथ इंडियन बैंक जो है और फेडरल बैंक आर विथ इफेक्ट ऑफ प्रमोटर्स अगर देखें, अगर हम करूर वैश्य बैंक भी देखें तो यहाँ पर 2.11% का स्टेक रह गया है। कर्नाटक बैंक में अगर हम वही देखें तो यहाँ पर भी कोई प्रमोटर है ही नहीं। तो यहाँ पर आरबीआई को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि प्रमोटर रहते तो प्रमोटर कहीं ना कहीं ये सपोर्ट हमेशा बनाए रखते हैं कि लिक्विडिटी की समस्या नहीं रहे, एडिक्वेट फंड बना रहे, ये सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है प्रमोटर के द्वारा। लेकिन जब प्रमोटर नहीं होते तो ऐसी समस्याएं हमको देखने को मिलती है। तो इसके साथ में आज इतनी घटनाएं हो गई, उसके आगे हमको ऐसी स्थिति देखने को ना मिले, इसके लिए ज़रूरी है कि और दूसरे जो प्राइवेट बैंक है उन पर भी समय समय पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो रेगुलेटरी रिस्पॉन्स के लिए आया है, मोरेटोरियम इम्पोज किया गया है और उसके साथ में एक रिकंस्ट्रक्शन प्लान भी आएगा। तो यहाँ पर जैसे यस बैंक में आपको पता है यहाँ पर एक और रेगुलेटरी रिस्पॉन्स हो सकता है, जैसे एक आप मोरेटोरियम और उसके पास में रिकंस्ट्रक्शन प्लान लेकर आ जाओ। उसके अलावा आप कैपिटल इन्फ्यूजन कर सकते हैं, जैसे आपने यस बैंक में करा। यस बैंक में एसबीआई, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा, एक्सिस, इन लोगों ने यहाँ पे कैपिटल इन्फ्यूज करा, इनने उसकी पार्टनरशिप ले ली। तो ऐसे कदम भी आप उठा सकते हैं। तो चलिए जो हमारा अगला आर्टिकल है ये डीम्ड फॉरेस्ट के संबंध में है। डीम्ड फॉरेस्ट का जो ये पूरा न्यूज़ में कैसे आया उसके बारे में जान लेते हैं। तो हाल ही में कर्नाटक के जो वन मंत्री है उन्होंने असेंबली में अनाउंस करा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 6.64 लाख हेक्टेयर्स एक जो डीम फॉरेस्ट है टोटल 9.94 लाख में से 6.64 लाख जो है उसको डी क्लासीफाई करने वाली है, जो कि करीब करीब 67% है ये टोटल डीम्ड फॉरेस्ट का। और ये इसको हैंड ओवर करेंगे राजस्व मंत्रालय को, रेवेन्यू अथॉरिटीज को। तो डीम्ड फॉरेस्ट क्या होते हैं वो जान लेते हैं। तो अभी तक किसी कानून में ऐसी कहीं भी डेफिनेशन नहीं दी हुई है कि डीम्ड फॉरेस्ट क्या होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया था तो सुप्रीम कोर्ट में टीएन गोद वर्मन केस में ये एक निर्णय लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फॉरेस्ट मस्ट बी अंडरस्टूड एज पर डिक्शनरी मीनिंग। तो फॉरेस्ट अगर कहीं भी आता है तो आपको जो इसकी डिक्शनरी की मीनिंग है वही आपको लेकर चलनी है। तो उसके साथ में अगर आप जब भी उसकी डिक्शनरी मीनिंग लेते हो तो ये सभी स्टैच्यूटरी रिकॉग्नाइज्ड फॉरेस्ट को भी इंक्लूड करता है। उसके साथ में ऐसी जगह जहाँ पर डेंस पेड़ बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं उनको भी आप फॉरेस्ट की कैटेगरी में लेकर आ सकते हैं। तो एक्सपर्ट कमेटी बाय कर्नाटक व गवर्नमेंट के द्वारा गठित की गई थी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार। तो उन्होंने कहा है कि डीम्ड फॉरेस्ट लैंड हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेस्ट। तो किसी भी तरीके के अगर कैरेक्टरिस्टिक्स में पाए जाते हैं
तो हम इसे डीम्ड फॉरेस्ट मानेंगे, इररिस्पेक्टिव कि वो किसकी ओनरशिप में है, कि वो वन मंत्रालय के पास में है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मामले में पास में है, ये मायने नहीं रखता। यहाँ पे अगर फॉरेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स है तो हम इसको डीम्ड फॉरेस्ट मानेंगे। तो यहाँ पर डेफिनेशन में वुडेंट एरिया ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट वो भी आ जाता है, वुडेंट एरिया जो है और जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हैंड ओवर नहीं करा है। उसके अलावा थिकली वुडेड प्लांटेशन भी अगर किया गया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा तो इसे भी हम वन ही मानेंगे, डीम्ड फॉरेस्ट ही मानेंगे। तो अराउंड 43.18 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इन कर्नाटका आर डीम्ड फॉरेस्ट। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट थी 1997 में। तो अभी जिसकी बात करी ये थे 9.94 लाख हेक्टेयर, उसमें से 6.64 लाख हेक्टेयर डिनोटिफाई किए जाएंगे। अब बात ये है कि इसको डी क्लासीफाई करने की क्या जरूरत पड़ रही है। डी क्लासीफाई करने के पीछे एक कारण ये है कि ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स के पास में बची हुई, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हुआ, पावर एनर्जी डिपार्टमेंट हुआ, तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट से ना आए इसके लिए, क्योंकि जहाँ पे भी जंगल है तो वहाँ पे आपको वन विभाग की परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन अब वो जमीन तो उस डिपार्टमेंट के पास में है ही नहीं, और जिसके पास में वो जमीन है फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू डिपार्टमेंट, वो उसके लेकर निर्णय ले नहीं सकता। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो प्रोसेस वाइज अगर आप कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हो, कोई भी गतिविधि करना चाहते हो, तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती है। तो इसीलिए वहाँ की कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया है कि हम अभी इसको डिनोटिफाई कर देंगे और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कंप्लीट हैंडओवर कर देंगे। तो चलिए न्यूज़ इन फ्लैश जो है वो जान लेते हैं। आज का जो हमारा एमसीक्यू था, जो कॉन्फ्लिक्टेड रीजन की हमने बात करी थी, उस नागोर्नो कराबाख ये रीजन जो है ये अर्मेनिया और अजरबैजान के पास का एरिया पड़ता है। ऐसे तो जब आज़ाद हुआ, जब डिसएसोसिएशन हुआ रशिया का, तो अर्मेनिया और अजरबैजान दोनों यूएसएसआर से अलग निकले और अजरबैजान के पास में ये पर्टिकुलर एरिया जाना था, नागोर्नो काराबाख वाला। लेकिन नागोर्नो काराबाख वाला जो एरिया है इसमें अगर जनसंख्या डेमोग्राफी देखें यहाँ पे, तो ये अर्मेनिया के इथनिसिटी वाले यहाँ पर लोग हैं। तो हमेशा से ये कॉन्फ्लिक्ट रहा है कि ये एरिया अर्मेनिया को बिलोंग करेगा कि अजरबैजान को बिलोंग करेगा। अब ये जितना एक कंप्लीट रीजन है उस पर कुछ अधिकार अभी अर्मेनिया का है, कुछ अधिकार अजरबैजान का है। तो यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से एक युद्ध जैसी परिस्थिति बनी हुई थी। तो अभी यहाँ पर सीज फायर हो गया है, जो कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के द्वारा किया गया है। तो अभी जो हाल ही में कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, यहाँ पर 2000 लोगों की मृत्यु हो गई, यहाँ पे उनको मारा गया है। दोनों कॉम्बेटेंट्स भी यहाँ पे, जो सैनिक है वो भी और उसके साथ में सिविलियंस वो भी। तो यहाँ पर अभी ये निर्णय लिया गया है कि जो कोर इनक्लेव है विथ अर्मेनी एंड ये सारे उनका जो कैपिटल है ये अभी अजरबैजान के साथ में ही रहेगा। तो चलिए आगे आने वाले समय में देखते हैं कि कैसी और स्थिति होती है, क्योंकि विश्व में कहीं भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होती है तो उससे कहीं ना कहीं हम सब किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभावित होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि विश्व के हर कोने में एक शांति जैसी स्थिति बनी रहे। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वो ये समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।